आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी विषय में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, ये जो खंड काव्य होते हैं ये अलग अलग ज़िले में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। यदि हम मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की बात करें तो ये बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच जैसे ज़िलों में पढ़ाया जाता है। तो यदि आप इन ज़िलों में से किसी भी ज़िले में पढ़ते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रताप सर्ग का सारांश लिखिए। इसी प्रश्न को बदलकर ऐसे भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाने रहिए कि जो ये तीसरा सर्ग है इसी को प्रताप सर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको बदलकर ऐसे भी पूछ सकता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय सर्ग प्रताप सर्ग का सारांश लिखिए। तो देखिए, चाहे ऐसे प्रश्न पूछे या फिर ऐसे पूछे और चाहे ऐसे पूछे, तीनों का उत्तर एक ही होगा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए, जो सारांश लिखा हुआ है आपको सभी जगह सारांश दिखाई पड़ रहा है। अगर इसकी जगह लिखा रहे कथा वस्तु, ठीक है, तब भी उत्तर यही होगा। देखिए, सारांश का मतलब ही कथा वस्तु होता है, तो कभी कभी सारांश न कह करके कथा वस्तु लिख देता है। तो दोनों बातें जाने रहिए, दोनों का मतलब एक ही है और एक ही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे और बगल में आप जिस खंड काव्य को हल कर रहे हैं उसको लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी जांचने वाले को सुविधा हो जाती है कि ये कौन सा हल किया है, इसके यहाँ कौन सा चलता है, तो ठीक रहेगा। मान लीजिए इसको नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी जांचने वाले को पता रहता है कि किस ज़िले से काफ़ी आई हुई है और इसको कौन सा खंड काव्य करना चाहिए, तो वो समझ लेता है। लेकिन लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और प्रश्न जिस भी सर्ग को कहे उसको हेडिंग बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ बनाया है तृतीय सर्ग प्रताप का सारांश। ठीक है, और उसके बाद आप कम से कम 2 लाइन ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इस चीज़ को ना हेडिंग से सटाइएगा नहीं, कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर इसके सारांश को, इसकी कथा को, इसकी कहानी को लिखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस तीसरे सर्ग में कौन सी कथा है, कौन सी कहानी है। तो आप लिखेंगे, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तीसरे सर्ग का नाम प्रताप है। देखिए, ये जो तीसरा सर्ग है महाराणा प्रताप के नाम पर ही इस सर्ग का नाम प्रताप है। ठीक है, प्रताप है। इस सर्ग में प्रताप के अंतर्द्वंद, देखिए अंतर्द्वंद का मतलब उनके मन में जो उथल पुथल हो रही है, जो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अंतर्द्वंद का चित्रण है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति की समस्या है। वो अपने मेवाड़ को आज़ाद स्वतंत्र कराना चाहते हैं। देखिए, आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं, अकबर जीत जाता है और जो महाराणा प्रताप हैं वो पराजित होकर के अरावली की पहाड़ियों में जंगल जंगल भटकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि उनके सामने मेवाड़ को फिर से आज़ाद कराने की समस्या है। वे विचारपूर्ण मुद्रा में, यानी विचारपूर्ण मतलब सोचते हुए, सोचने वाली मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। लक्ष्मी ने उनके साथ क्या क्या कष्ट नहीं सहे हैं। अब उनके मन में पहला अंतर्द्वंद क्या चल रहा है, पहली लड़ाई उनके मन में क्या है, वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने, मेरी लक्ष्मी ने मेरे साथ कौन कौन से कष्ट नहीं सहे। उसने बहुत सारे कष्ट सहे हैं। वह वन वन जंगल जंगल मारी मारी फिर रही है, मेरे साथ घूम रही है, भटक रही है।
तब भी वह अपने कर्तव्य पालन से विचलित नहीं हुई। सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी तब भी अपने कर्तव्य के पालन से विचलित नहीं हुई। मुझे भी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। यद्यपि वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से आहत हैं, दुखी हैं, और कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, वो मेवाड़ को मुक्त कराना चाहते हैं, आज़ाद कराना चाहते हैं, लेकिन उनको दुख है कि उनका जो भाई शक्ति सिंह था वो जाके अकबर से मिल गया, अकबर के साथ हो गया, उनके साथ विश्वासघात किया। तो वो बड़े दुखी हैं, बड़े आहत हैं। और यहाँ पर काव्य की 2 लाइन आ जाती है। और राणा प्रताप क्या कहते हैं, देखिए। और वो कहते हैं, शक्ति सिंह जिसको मैंने था बंधु बना कर पाला, वह भी मुझसे द्रोह कर गया, निकला विषधर काला। इस तरह वो अपने दुखों को मन में सोचते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यदि ये लाइन आपको याद रहे तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर याद नहीं होती है, तब आपको देखिए इतना ही लिखना है, फिर ये चीज़ नहीं लिखना है, इतना ये मत लिखिएगा। और यदि इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इतना ये लिख देंगे तो फिर आपको ये काव्य की लाइन भी लिखनी पड़ेगी। तो यदि आप काव्य भूल जाए तो फिर इतना ही लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अपने भाई के विषय में वो ये बात सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे राणा जी क्या सोचते हैं, यह सोच कर भी, यानी ऊपर की बातें कि मेरा भाई मुझे धोखा दे गया, यह सोच कर भी उनका उत्साह, उनका जोश कम नहीं होता। वे जानते हैं कि जब उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी, यानी शक्ति सिंह की आत्मा जब उसको धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौटकर वापस आएगा। वे मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए मैं अपने प्राणों तक की बाजी लगा दूंगा। मेरा मस्तक अकबर के सामने कभी नहीं झुक सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब अगली घटना है, वे अपने स्वामी भक्त चेतक, उनका घोड़ा जो चेतक था, वे अपने स्वामी भक्त, घोड़ा जोड़ सकते हैं चाहे तो, अपने स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्मरण करके, यानी उसको याद करके द्रवित हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि एक समय ऐसा भी आया जब राणा प्रताप मुगलों की सेना से घिर गए, वो मर सकते थे, लेकिन जो चेतक उनका घोड़ा था अपने प्राणों पर खेल करके उनको बचाया, लेकिन वो खुद मर गया। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि वो अपने स्वामी भक्त चेतक को याद करके द्रवित माने दुखी हो जाते हैं। वे अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक को याद करते हुए कहते हैं। फिर काव्य की लाइन है, क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं, जब हल्दी घाटी खोकर हम अस्त व्यस्त भागे थे, तब चेतक ने मुझे बचाकर स्वयं प्राण त्यागे थे। चेतक मेरे बंधु प्रिय सखा, जन्म जन्म के साथी, अमर वीर हल्दी घाटी के, ऐसी जल्दी क्या थी। ठीक है, बड़ी ही मर्मस्पर्शी लाइन है। तो आप इस काव्य की 4 लाइन लिख देंगे तो आपका जो उत्तर है बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगा कि अगर आप काव्य भूल जाते हैं तब आप इतना ही लिखिएगा, ये लाइन इतना मत लिखिएगा, ये लाइन इसी के लिए है, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे राणा प्रताप सोचने लगते हैं, अरावली में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम के लिए पर्याप्त साधन जुटाना कठिन है। इसको मेरे शब्दों में ज़रा सा समझ लीजिए। अब राणा प्रताप सोच रहे हैं कि मैं अरावली के जंगल में अगर रहूँगा तो मैं लड़ाई कैसे लड़ूँगा। मुझे लड़ने के लिए सेना चाहिए, धन चाहिए, बंदूकें, भाला चाहिए, जो भी लड़ने के साधन हैं वो मुझे यहाँ जंगल में तो नहीं मिल पाएगा, जुटाना कठिन है। वे देश की मुक्ति के लिए अरावली को छोड़कर सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करके, सेना इकट्ठा करके, सैन्य संग्रह करके शत्रु से लोहा लेकर मेवाड़ को
मुक्त कराने की सोचते हैं, लेकिन पर दौलत का क्या होता? वो जो उनकी मानस पुत्री थी, दौलत का क्या होता? क्या वह भी साथ चलेगी? क्या वो मेरे साथ जाएगी? प्रश्न मन में उठते ही, जब ये प्रश्न आता है कि क्या दौलत मेरे साथ जाएगी, ये प्रश्न उठते ही वे अनायास दौलत से मिलने के लिए, दौलत से मिलने चल देते हैं। और जो आपका तीसरा सर्ग है उसकी कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि चौथे सर्ग में क्या होता है।